नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जनसंख्या दिवस की। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस वर्ष जनसंख्या दिवस का थीम है युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। दुनिया की जनसंख्या वर्ष 2025 में लगभग 810 करोड़ को पार कर चुकी है। भारत की जनसंख्या दुनिया और भारत की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज़ादी के समय भारत की आबादी करीब 36 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 140 करोड़ हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और मिशन परिवार विकास जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही देश में आबादी और साधनों के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या के मुद्दे से कई पहलू जुड़े हुए हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जनसंख्या दिवस के मौके पर उस हर पहलू को जो बढ़ती आबादी से हमें चुनौती भी दिखा रहा है, जो आने वाली संसाधनों को लेकर हैं, साथ ही एक सकारात्मक पहलू है युवा आबादी का। इन दोनों मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीडिया एवं संचार पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ विशेषज्ञ मार्तंड कौशिक जी। कौशिक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर एस.के. सिंह जी से, जो पूर्व विभागाध्यक्ष हैं सर्वेक्षण अनुसंधान एवं डेटा विश्लेषण विभाग IIPS से। आपका स्वागत है एस.के. सिंह साहब संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत मैं कौशिक जी आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा जनसंख्या का है और दुनिया के सामने जनसंख्या एक चुनौती भी है और संभावना भी है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, इस दिवस को? सबसे पहले तो मनोज जी बिल्कुल शुक्रिया आपको यहाँ बुलाने के लिए। मैं ये कहूँगा कि जनसंख्या को हमने एक चिंता का विषय काफी बना के देखा है। पहले आपने देखा होगा कि पहले जनसंख्या विस्फोट को लेके बहुत जो है एक एंजाइटी थी, एक चिंता थी हमारे अंदर। और अब आजकल सुनने में आ रहा है कि क्योंकि हम रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे जा चुके हैं, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, जैसे कि एक एवरेज महिला जो जिंदगी भर में जो एवरेज कितने बच्चे वो पैदा करते हैं, उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो क्योंकि वो 2.1 से नीचे चला गया है और एवरेज में महिलाएं जो हैं भारत में वो करीब 2 के करीब जो हैं वो बच्चे कर रहे हैं, तो वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जाने से हमने देखा है कि अब काफी लोग हैं वो पॉपुलेशन कोलैप्स की बात करने लगे हैं कि अब जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि आज जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस के ऊपर हम नंबर के बारे में ना ज्यादा सोचें और हम ये सोचें कि हम लोगों को कैसे हेल्थ सर्विसेज, उनकी वेलबींग और कैसे हम उनको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, उनको एक अच्छी जॉब दे सकते हैं। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आज हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे इन चीजों के बारे में सोचें, ना कि हम नंबर्स के बारे में सोचें। जी बिल्कुल प्रोफेसर एस.के. सिंह साहब, मैं इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा हूं और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बढ़ती आबादी एक चुनौती भी है और संभावना भी। इस मुद्दे को, इस दिवस को आप कैसे देखते हैं? थैंक यू मनोज जी। इस मुद्दे को हम बेसिकली 3 परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे जी। एक डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव, जिसकी हम सब लोग बात कर रहे हैं। चूंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है तो हमें डेफिनेटली डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण है सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स। तीसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन होगा सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हमें देखना चाहिए। हकीकत यह है कि हम दुनिया के नंबर 1 कंट्री हैं पॉपुलेशन साइज के हिसाब से। जून 2025 के एस्टीमेट के अनुसार हमारी पॉपुलेशन अराउंड 1.46 बिलियन हो गई है, जो चाइना के 1.42 बिलियन से अराउंड 0.04 बिलियन ज्यादा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने भी बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्स्ट दिया है इस डिस्कशन का। निश्चित रूप से बढ़ती हुई आबादी किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका स्ट्रेन होता है। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है। हमारा पॉपुलेशन का मीडियन एज 28.2 ईयर्स है, जो कि चाइना के 39.5 ईयर्स से काफी कम है।
यूएस के 38.5 से काफी कम है, जापान का 49.2 ईयर्स है। उस हिसाब से देखा जाए, अगर हम स्ट्रेन वाली बात को अगर किनारे रखें तो हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इमर्ज हो रहे हैं इस पॉपुलेशन ग्रोथ के, जो कि ये बताते हैं कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा ले रहे हैं। हम अभी भी डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा ले रहे हैं। अगर 15 to 29 का पॉपुलेशन देखें तो हम 365 मिलियन है। अगर 15 से लेकर के 35 का पॉपुलेशन देखें, 15 से 34 का कहें, बिलो 35 की पॉपुलेशन देखें, तो वो हमारी पॉपुलेशन अराउंड 34 to 35% टोटल पॉपुलेशन की हो जाती है। इस यंग पॉपुलेशन को अगर एजुकेटेड किया जाए, स्किल्ड किया जाए, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इनको प्रोवाइड किया जाए, तो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होगा, जो कि हो भी रहा है, जो कि दिख भी रहा है। अगर देखें, वर्ल्ड बैंक का डेटा देखें, आईएमएफ का डेटा देखें, तो हमारे 3 इंडिकेटर बहुत ही प्रोडक्टिव इंडिकेटर दिख रहे हैं। वो इंडिकेटर ये हैं कि जहां 14-15 में एक्सट्रीम पॉवर्टी 16.3% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में सफर कर रही थी, वो घट के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के आधार पे हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा के आधार पे वर्ल्ड बैंक ने, यूएनडीपी ने कंप्यूट किया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, और उसके आधार पे वो पॉपुलेशन 3% के नीचे आ गई है। ये एक बहुत ही मार्वेलस चेंज है। बहुत गवर्नमेंट के जो क्रिटिक्स मनोज जी ये क्रिटिसाइज करते हैं कि जीडीपी में तो भले ही हम 4थे नंबर पे आ गए, लेकिन पर कैपिटा इनकम और हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है। अभी 2 सप्ताह पहले आईएमएफ ने एक रिपोर्ट प्रोड्यूस किया है कि इंडिया में इनइक्वालिटी काफी घटी है, और दुनिया के 193 कंट्रीज में इंडिया 4थे नंबर पे आ गया है। एक है इंडेक्स, गिनी कंसंट्रेशन इंडेक्स, जो इनइक्वालिटी को दर्शाता है। बिल्कुल। तो उसमें इंडिया 25 पे है, जबकि चाइना 63 पे है। इनइक्वालिटी 0 होने का मतलब है कि इनइक्वालिटी कंप्लीट समाप्त हो जाती है, लेकिन 0 एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो इंडिया का जो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ओके, आप भी जानते हैं, हम लोग, पूरी दुनिया इस बात की जानती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2014 के बाद जो अराउंड 3 दर्जन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उस प्रोग्राम का स्केल, स्पीड एंड स्ट्रेटेजिक प्रेसिशन, बिल्कुल चीजों ने कंट्री को काफी कंफर्टेबल पोजीशन में ला दिया है। जी बिल्कुल एसके सिंह साहब, जनसंख्या अधिक होने के बावजूद भारत ने तमाम क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति की है। गरीबी की दृष्टि से बात की जाए तो गरीबी देश में कम हुई है, और अगर उद्योग धंधों की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, तो उसमें भी एक समता मूलक समाज की ओर समाज बढ़ रहा है। ये कहा जा सकता है जिस प्रकार की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई हैं। भारत, अगर आबादी की दृष्टि से बात की जाए तो युवा सबसे अधिक हैं भारत में इस समय दुनिया में। अगर बात की जाए युवा आबादी की, जो एक सकारात्मक संकेत है, संदेश है। कौशिक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इस बार का जो थीम है विश्व जनसंख्या दिवस का, वो युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मन चाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना है। इस थीम का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, सिंह साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि एक बहुत बड़ी जो है एक यंग पॉपुलेशन हमारे पास है। यूथ जो है वो हमारा एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन इस समय इंडिया में है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए स्ट्रेंथ का विषय है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये यूथ जो पॉपुलेशन है ये कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये जो है ये बिहार और यूपी में है, जहाँ पे अभी भी हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो काफी हाई है। और यहाँ पे यूथ जो पॉपुलेशन है और डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे हम कहते हैं, वो एक ऑटोमेटिक चीज नहीं है। उसके लिए हमें काफी जो है चीजें करनी पड़ेंगी। तब हम जब उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जब उनकी हम हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, जब हम उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, तभी हमें वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है हम उसको रियलाइज कर पाएंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर अभी जो है एक अनइक्वल फर्टिलिटी हो रही है।
जिसमें कि ये बिहार और यूपी जो हैं वो ज़्यादा हाई फर्टिलिटी रेट पे हैं, और वहां पर जो है हमें हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, वहां पे हमें ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, वहां पे हमें ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज देने की ज़रूरत है। अगर हम फैमिली प्लानिंग देखेंगे सपोज, तो फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन की जो अनमेट नीड है वो अभी भारत में 24 मिलियन यानी कि 2.4 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन की एक्सेस नहीं है। अगर हम देखेंगे तो अराउंड 1/4 ऑफ जो एनएफएचएस डेटा है, जिसमें सिंह साहब ने उसके ऊपर काफी काम किया है, तो एनएफएचएस डेटा जो हम देखेंगे तो 1/4 जो महिलाएं हैं वो चाइल्ड मैरिज का शिकार होती हैं। तो ये इस तरीके की जो हमारे पास अभी आप हम केयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो महिलाएं जो है वो हम ठीक तरीके से वो इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं ये जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ठीक तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हैं, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर केयर की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर डोमेस्टिक काम की जिम्मेदारी है, और हम जो है काफी एक अनइक्वल और पेट्रियार्कल सोसाइटी में है, जिसमें अगर हम वर्ल्ड बैंक का ही डेटा, अभी वर्ल्ड बैंक का डेटा सर ने साइट किया कि हम जो है इनइक्वालिटी जो है वो कम हुई है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस वर्ल्ड बैंक का ये भी डेटा है, ग्लोबल जेंडर गैप का डेटा है कि हम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में हम काफी पीछे हैं। तो हमें दोनों चीजें देखनी है। बहुत अच्छी चीज है कि हम काफी चीजों में हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि कहाँ हम इंप्रूव कर सकते हैं, और तभी डेमोग्राफिक डिविडेंड हम तभी ले पाएंगे। और डेमोग्राफिक डिविडेंड की जितना ही इंपॉर्टेंट है जेंडर डिविडेंड। अगर हम महिलाएं उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगी जितना पुरुष कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, तो हमें एक जेंडर डिविडेंड मिलेगा। और इसके ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा है जो ये बताता है कि हम कई बिलियन डॉलर्स जो है अपने जीडीपी में ऐड कर सकते हैं अगर हम जो जेंडर गैप है इकोनॉमी के अंदर उसको अगर हम क्लोज करते हैं। तो वो क्लोज करने के लिए हमें थोड़ा सा सोशल नॉर्म्स अपने जो है वो बदलने की जरूरत है। हमें औरतों को जो है और महिलाओं को जो है हमें कोशिश करना होगा कि वो इकोनॉमी में उसी तरीके से कंट्रीब्यूट करें। हमें ये कोशिश करना होगा कि वो एजुकेट हों। हमें ये कोशिश करना हो कि हम जो मैरिज है वो उसमें उनके पास ऑटोनॉमी हो कि वो कब वो विवाह करना चाहती हैं, कब वो बच्चे पैदा करना चाहती हैं और किस समय पे वो बच्चे पैदा करना चाहती हैं। तो ये ऑटोनॉमी जब उनके पास होगी तो वो अपनी जो है करियर को और इकोनॉमी में वो बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। तो ये मेरा ये मानना है कि हमको सपोर्ट करना बहुत जरूरी होगा अपनी पॉपुलेशन को। एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ डेमोग्राफिक डिविडेंड, जेंडर डिविडेंड, और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सिल्वर डिविडेंड, जो है कि हमारी जो एजेड पॉपुलेशन है वो हमने ध्यान नहीं दिया है कि वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो अभी हमारी जो है वो 10% जो है वो 60 के अबव हैं एज में, जो हमारी पॉपुलेशन है वो 2050 में वो 20% हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल डबल हो जाएगा। जी बिल्कुल। एक एजिंग पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए हमें काफी सारी चीजें करने की जरूरत है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिव एजिंग जो है उसको हमें एंकरेज करना पड़ेगा। हमें ये कोशिश करना पड़ेगा कि एक एज के बाद भी जो लोग हैं वो इकोनॉमी का पार्ट हैं, प्रोडक्टिव हैं और अच्छे से वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। दूसरा, हमें ओल्ड एज के लिए जेरियाट्रिक हेल्थ केयर पे जो है हमें जो है इन्वेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। पेंशन सिस्टम और सोशल सिक्योरिटी, इनमें हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करनी होगी। तो मेरे हिसाब से ये जो 3 डिविडेंड हैं ये डिसाइड करेंगे कि आज जो है हम पॉपुलेशन ट्रेंड्स को अपने विकसित भारत, जैसे हमारा सरकार चाहती है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बने, तो वो विकसित भारत तक पहुंचने के लिए ये 3 जो डिविडेंड हैं जो कि पॉपुलेशन ट्रेंड्स के थ्रू हम जो है उन्हें लेवरेज कर सकते हैं, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जेंडर डिविडेंड और सिल्वर डिविडेंड। तो मेरे हिसाब से इस पे हमें काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। युवा आबादी जहां भारत का एक सकारात्मक पक्ष है, शक्ति है युवा आबादी भारत की, वहीं 2047 विकसित भारत का लक्ष्य और उसके साथ अधिक बुजुर्गों की आबादी एक चुनौती। प्रोफेसर एस.के. सिंह साहब, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? युवा आबादी हमारी शक्ति है, हमारा भविष्य है, लेकिन बढ़ती बुजुर्ग आबादी उसको आप कैसे देखते हैं? यह भी तो एक चुनौती होगी। जी डेफिनेटली। आज की तारीख में इंडिया में जो 65+ पॉपुलेशन अराउंड 100 मिलियन है। 100 मिलियन पॉपुलेशन। आप अगर टोटल दुनिया के 207 कंट्रीज में देखें तो हम 7वें 8वें नंबर पे के लिए हमारी एल्डरली पॉपुलेशन आ जाती है। तो निश्चित रूप से हमारे एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम को
रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हेल्थ सिस्टम रिस्पॉन्स को बदलने की जरूरत पड़ेगी, उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, उनकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम इंप्रूव करनी पड़ेगी। दो और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, along with demographic transition, इस कंट्री में एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन भी चल रहा है, जहां हम कम्युनिकेबल से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ बढ़ रहे हैं। जब एनसीडीज बढ़ने के साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की मल्टी मॉर्बिडिटी बढ़ रही है, और प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इसका प्रिवलेंस भी बढ़ते जा रहा है। तो ये सब हमारे चैलेंजेस हैं। आज की तारीख में फर्टिलिटी मोर्टलिटी हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं रह गया है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो या कोई भी स्टेट हो। फर्टिलिटी लास्ट 3 डिकेड्स में गवर्नमेंट के सार्थक प्रयास से और लोगों के इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन से, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का नतीजा यह है कि डेमोग्राफिक फ्रंट पे इंडिया काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में है। ऑफ कोर्स इम्प्लिसिट हेट्रोजिनिटी है, अगर उसमें कास्ट, क्लास, सोशल ग्रुप, स्पेशल क्लासिफिकेशन देखें, स्पेशली जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, असम देखें, असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, हमारे कुछ ऐसे हैं जहां की डेमोग्राफी थोड़ी अल्टर हो रही है, और उसके लिए कई लोगों ने हाईलाइट किया है कि अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो रहा है। और पूरी कंट्री में आप जानते हैं अराउंड 45 मिलियन के आसपास ऐसे माइग्रेशन हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन है जी, जिनके पास, हालांकि ये नंबर कोई 20 मिलियन कहता है, कोई 35 मिलियन, मेरे पास भी प्रिसाइज डेटा नहीं है। इसके अलावा अराउंड 400 मिलियन सिंगल मेल माइग्रेंट्स हैं जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए डेली वेज वर्कर का काम करना है। आपने कोविड के समय देखा होगा, तो प्रॉब्लम तो कंट्री के सामने चैलेंजेस हैं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया हैंडल कर रहा है तो उसके चैलेंजेस होंगे, देयर इज नो डाउट। जहां तक वीमेन्स एम्पावरमेंट की बात है, 2006 एक्ट के बाद वर्कप्लेस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006, वर्कप्लेस बेस्ड वायलेंस 2013, और गवर्नमेंट के प्रयास से जो रिजर्वेशन की बात है, वीमेंस रिजर्वेशन, हमारी वीमेंस की सिचुएशन में भी काफी चेंज हुआ है। हालांकि अभी भी उनको और ज्यादा एम्पावर करने की जरूरत है। लेकिन मनोज जी, एक फैक्ट यह है कि कॉलेज से प्रोड्यूस होने वाले जो ग्रेजुएट्स हैं एवरी ईयर, जितने जॉब क्रिएट हमारी कंट्री कर पा रहा है, उसके दोनों बीच में गैप है। इसलिए हमें इंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करना पड़ेगा, जो फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई पे काफी ध्यान दे रही है। हम बहुत सारे इंटरप्रेन्योर खुद पैदा हो रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी काफी इनोवेटिव है जी, और टेक्निकली काफी स्किल्ड है, और चैलेंज लेने का, रिस्क लेने के अपॉर्चुनिटी में उनके पास है। तो एडॉप्टेबिलिटी भी है उनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी भी है। हमें पूरा भरोसा है कि जो गवर्नमेंट के ऑन गोइंग प्रोग्राम्स हैं उसको और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के चलते हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और अच्छा होगा और हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जाहिर सी बात है, जनसंख्या के अपने चुनौतीपूर्ण पक्ष भी हैं और संभावनाएं भी हैं। लेकिन कौशिक जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि बढ़ती आबादी को देखते हुए कई राज्यों से ये आवाज़ उठती है, कई लोग मांग करते हैं, कई एनजीओ मांग करते हैं कि जनसंख्या पे अंकुश लगाने के लिए कुछ समय के लिए कानून बनाया जाए। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से कई राज्यों ने ये मांग उठाई भी है और कुछ और राज्यों ने भी मांग उठाई। कई एनजीओ इसको लेकर अभियान भी चला रहे हैं कि जनसंख्या का एक संतुलन हो ताकि संसाधनों पर अधिक बोझ ना पड़े। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए मनोज जी, इस पे तो जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि अब जनसंख्या विस्फोट की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं रही है। सिंह साहब ने भी बताया कि फर्टिलिटी की जो है वो प्रॉब्लम जो है, अब वो जो है डेटा हमें बताता है कि वो प्रॉब्लम अब हमारी नहीं है। यानी कि हम जब रिप्लेसमेंट रेट के नीचे आ चुके हैं तो उस समय पे हमें फर्टिलिटी और आबादी के बढ़ने के ऊपर जो, अगर हम फियर मॉन्गरिंग अगर हम करते हैं और हम क्रिएट करते हैं ऐसा फियर कि बहुत ज्यादा लोग अगर यहाँ पे हो रहे हैं और हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है, तो वो बिल्कुल बेबुनियाद है इस समय।
अभी जो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमें ये खासतौर पे देखना पड़ेगा कि दुनिया भर में एक जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, और जो लो फर्टिलिटी है उसके लिए काफी जो देश हैं वो पैनिक कर रहे हैं। हाई इनकम देश जैसे कि जापान है, कोरिया है, और भी जितने देश हैं, स्कैंडिनेवियन सारी जो कंट्रीज हैं, वो सब लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे हम आबादी को जो है अपनी बढ़ाएं। तो इस समय हमारी भी जो पॉपुलेशन है, हम भी उसी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थोड़ी पीछे स्टेज पर हैं, पर हम भी उसी स्टेज पे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो अभी पॉपुलेशन है वो भी करीब 1.4 बिलियन है, और वो जो है अराउंड 2060 में एक एस्टिमेट, जो लास्ट एस्टिमेट है यूएन का, कि वो 1.7 बिलियन पे वो स्टेबलाइज हो जाएगी और उसके बाद वो डिक्लाइन करने लगेगी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये एक अनलिमिटेड फिनोमिना नहीं है। इसमें हमें फियर मॉन्गरिंग करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस पे हमें, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं और हम जी। फर्टिलिटी मॉडरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली पब्लिक से ज्यादा वो एक प्राइवेट मैटर होता है मेरे हिसाब से, कि वो जो महिलाओं की जो ऑटोनॉमी है वो उससे रिलेटेड है। क्योंकि जो बर्थ है वो एक जो वो औरत ही जो है वो जन्म दे सकती हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एक बहुत ही पर्सनल रीजन होता है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, उनका एनवायरनमेंट उनको इन्फ्लुएंस करता है, इकोनॉमिक जो सोशो इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, और आपका जो आजकल अर्बनाइजेशन हो रहा है, और जितना आपके पास केयर गिविंग है और सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है या फैमिली से प्रेशर है, तो ऐसे ऐसे चीजों की वजह से लोग जो हैं वो एक डिसीजन लेते हैं कि उन्हें कितने बच्चे करने हैं और कब उन्हें वो बच्चे करने हैं। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है कि हमारे देश की अभी पॉपुलेशन ज्यादा है तो मैं जो है कम करूंगा जो है बच्चे, और किसी की पॉपुलेशन अगर कम है तो हम अभी ज्यादा बच्चे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन के ऊपर जब हम कंट्रोल का और उसको एक लीगल मामला हम समझते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक लीगल मामला नहीं है, उसके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो डिसीजन जी, लिया जाता है, और बिल्कुल। हमें सोशो इकोनॉमिक तरीके से ही उसको इन्फ्लुएंस, मतलब हम सपोर्ट दे सकते हैं। हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि कोई भी चाइल्ड जो है वो अनवांटेड ना हो, जी। जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो पैदा करना चाहते हैं वो कर पाए, और जो नहीं करना चाहते हैं, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि वो उनके पास वो एजेंसी है और एजुकेशन है कि कैसे वो बच्चे वो ना पैदा करे। जी, बिल्कुल। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारा, जो महिलाओं का प्रॉब्लम है कि वो जी। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी है, टीन प्रेगनेंसीज हैं। जी, तो बिल्कुल। हमें इनको एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि हमें पॉपुलेशन पे कानून की जरूरत है। जी, बिल्कुल। प्रोफेसर सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि कानून बनाने की बात भी उठती है, कही जाती है इस मामले में कि अधिक जनसंख्या को देखते हुए कुछ नियम इस प्रकार के बनाए जाएं ताकि संसाधनों का समान रूप से वितरण हो सके, लोगों को समान रूप से अवसर मिल सकें। क्योंकि यह मुद्दा उठता है कि किसी परिवार में अगर 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, तो उसको अधिक संसाधन चाहिए होंगे, रोजगार के अधिक अवसर चाहेगा वो परिवार। कोई व्यक्ति परिवार नियोजन को मान रहा है, जनसंख्या नीति को मान रहा है, और उसका 1 बच्चा या 2 बच्चे हैं, इस तरह के सवाल भी उठते हैं। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? क्या स्थिति है? क्या धार्मिक चश्मे से जनसंख्या की आबादी घटना बढ़ना, इस मुद्दे को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? क्या स्थिति है? थैंक यू मनोज जी। आपने ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और लेकिन एट द सेम टाइम एक पॉलिटिकल इशू हो जा रहा है। जी। अगर पॉपुलेशन एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए तो इसमें वेदर कंट्री को एक कानून लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। लास्ट 4 डिकेड में जो ग्रोथ रेट को अगर देखें तो हमारा ग्रोथ रेट काफी कम हो गया है, अभी 1.2% पर एनम। अब उससे ज्यादा कम होने में कंट्री को ज्यादा समय लगेगा। हमने पहले कहा आपको कि हमारी प्रॉब्लम इम्प्लिसिट हेट्रोजिनिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपनी कंट्री जो डिलिमिटेशन की प्रॉब्लम को लेकर के कई राज्यों से आवाज आ रही है कि अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, गवर्नमेंट का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इफेक्टिव तरीके से लागू किया, तो उन्हें डिसएडवांटेज में नहीं होना चाहिए। हम सबको पता है कि 2027 सेंसस के बाद कंट्री में डिलिमिटेशन होने जा रहा है, जिससे कि पार्लियामेंट्री कौन सी सीटें स्टेट वाइज बदलने वाली हैं। नंबर 1। नंबर 2, अपनी कंट्री में पॉलिटिकल कास्ट की पॉलिटिक्स, रिलीजन की पॉलिटिक्स,
अभी रिसेंटली लैंग्वेज की पॉलिटिक्स, भाषा के भी पॉलिटिक्स, यानी पॉपुलेशन ही एक आधार हो रहा है पॉलिटिक्स के लिए। हमारे पॉलिटिशियन उसको एकदम नहीं छोड़ रहे हैं। आइडियली स्पीकिंग, इंडिया की जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है उसमें पॉपुलेशन ही हमारा ये डिवीजन, ये पॉलिटिकल वोलेटिलिटी को पैदा कर रहा है। इसे हमारा देख रहे हैं, कंट्री ने देखा है लास्ट कई सालों से, पॉलिसी पोलराइजेशन की भी सिचुएशन ये पैदा हो रही है। और आगे डिलिमिटेशन की बात है। अभी एक रैपिड असेसमेंट कुछ कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, रैपिड असेसमेंट ऑफ समथिंग, इंटेंसिव इंक्वायरी ऑफ वोटर लिस्ट, जो कुछ स्टेट में अभी चल रहा है। जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल सर्किल से उसका विरोध हो रहा है, वैसी सिचुएशन में कानून के तरफ जाना मैं बहुत उचित नहीं समझ रहा हूं। जो इम्प्लिसिट हेट्रोजिनिटी, चाहे कास्ट वाइज हो या रिलीजियस वाइज हो, उसको हम लोग अपने प्रोग्राम से भी हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए किसी पॉलिसी, किसी कानून बनाने की जिसमें कि कोअर्शन का एलिमेंट शामिल होता है, उस एलिमेंट से बचने की जरूरत है। जो हमारी करंट प्रॉब्लम्स हैं, जी, जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो हमारा चल रहा है, जो पॉलिटिकल वोलेटिलिटी चल रही है, पॉलिसी पोलराइजेशन, उसको हम हैंडल करें। इसलिए कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल हथियार होने जा रहा है। हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन, हमारा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे कास्ट वाइज हो, रिलीजन वाइज हो, हमारे पॉलिटिशियंस उसको छोड़ नहीं रहे हैं। जी, इसीलिए जनसंख्या का मुद्दा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी, दुनिया के लिए भी। कौशिक जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 हो या मिशन परिवार विकास, सरकार की इन योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? किस तरह के परिणाम अब तक इस योजनाओं के रहे हैं? जैसा कि आपने अभी बताया कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल, जो एक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो उसका कंट्रोल शब्द का जो है हम इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। और वो कोअर्शन, यानी कि जबरदस्ती आप अगर किसी को इन्फ्लुएंस करें, किसी के रिप्रोडक्टिव डिसीजन को, तो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी उसके सख्त खिलाफ है। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है हमारी, वो बनी है 1994 में, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है, जो कायरो में हुआ था, उसके हिसाब से वो बनाई गई है, जिसमें एक इंडिया एक सिग्नेटरी है, जो एक वर्ल्ड वाइड जो है एक पैक्ट है जिसपे सारी कंट्रीज ने साइन किया है। तो वो साइन इसीलिए किया है कि अगर हम देखें तो इमरजेंसी के भी दौरान 1975 में पोस्ट जो है स्टरलाइजेशन देखे गए, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, ये दुनिया भर में बहुत जगह पे हुआ है, जहां पे जो है फोर्स जो है पॉपुलेशन कंट्रोल देखने को मिला है, और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हमने देखे हैं। तो उसके तहत ये एक जो है हम सभी ने, जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, ग्लोबल कम्युनिटी है, मिलकर डिसाइड किया कि जो पॉपुलेशन की जो पॉलिसी होनी चाहिए और जो नीति होनी चाहिए, वो चॉइस बेस्ड होनी चाहिए और राइट्स बेस्ड होनी चाहिए। यानी कि जो लोग हैं, हमें उनकी चॉइसेस को सपोर्ट करना है, ना कि हमें उनको जबरदस्ती टारगेट देना है कि आप 2 ही करें या आप 1 ही करें। जैसे चाइना ने किया कि 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए, और अब आप देख सकते हैं कि उनकी हालत कितनी खराब है। उसी की वजह से उनका एक डेमोग्राफिक क्राइसिस हो गया है, और साथ ही उनका जो सेक्स रेशो है वो बिगड़ गया है, क्योंकि एक सन प्रेफरेंस था वहां पे, और जो लड़कियां हैं उनको अबॉर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो शुरू हो गई। तो ये हमारी जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है। और जैसा कि आपने बताया, मिशन परिवार विकास जो है वो टारगेट करता है जो वो सेलेक्टिव, जहां पे हाई फर्टिलिटी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे जो है कॉन्ट्रासेप्शन की जानकारी हो, और वहां पे जो है कॉन्ट्रासेप्शन की सर्विसेज हो। तो वो तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जिसको हमें स्केल अप करने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि सिंह साहब भी कह रहे थे कि रीजनल वेरिएशन है फर्टिलिटी में अभी भी। तो कुछ जगह हैं, जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने बताया, तो ऐसी कुछ जगह हैं जहां पे हाई फर्टिलिटी जो है वो मौजूद है, और खासतौर पे ये महिला सशक्तिकरण से इसका साफ बिल्कुल लेना देना है। बिकॉज जहां पे भी आपकी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां पे महिलाओं की एजुकेशन नहीं हो रही है, जहां पे उनकी जल्दी शादी हो रही है, तो वहां पे उनके पास दे डोंट हैव अ से
कि कितने वो बच्चे पैदा करें, तो वो उनके 4 भी 5 भी, तो वो इन्फ्लुएंस होता रहता है। और सन प्रेफरेंस की वजह से जब तक, जैसे अगर बेटा पैदा नहीं होता है तो तब तक आप जो है फोर्स कर रहे हैं उनको कि वो बच्चे पैदा करते रहें। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि हम मिशन परिवार विकास जैसे जो प्रोग्राम्स हैं और जैसे और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंडर जो जी हमारा बिल्कुल। जो सब कुछ जो उसी फ्रेमवर्क के हमारा अंडर हो रहा है, तो ये बहुत ही एक बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इसको फॉलो करें। और जहां पे भी ये फॉलो नहीं हो पा रहा है, जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल के लॉज जी हैं। जाहिर सी बात है कौशिक जी, जो जनसंख्या का मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, विकास की दृष्टि से भी, संसाधनों की दृष्टि से भी, विकसित भारत के लक्ष्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि ये मुद्दा आपका है, मुद्दा ये देश का है। आप दोनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो Thank you so आज much. इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।